हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th में हिंदी ग्रामर से जो टॉपिक लिया था हमने पिछले वीडियो में शब्द विचार। तो उसके भेद में हमने पहला भेद जो किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा था। तो उसमें हमने देखा था कि तत्सम तद्भव शब्द हो गए, देशज और विदेशी शब्द हो गए। तो यानी इतने सारे शब्द थे जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए थे, और कुछ ऐसे जिसको हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया था। कुछ शब्दों को हम ऐसे का जैसे का तैसा ही उसका वो हिंदी में प्रयोग करते हैं, और कुछ को हमने अपने उच्चारण या अपनी आसानी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उन शब्दों को परिवर्तित करके अपनी हिंदी भाषा में लिया। तो कई सारे ऐसे शब्द देखे थे। आइए आगे हम देखते हैं आज जो हम भेद करें अगला, रचना के आधार पर इनके भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर 3 तरह के भेद माने गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। जिसमें हम पहला लेते हैं रूढ़ शब्द। क्या होते हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कुछ प्राचीन शब्द जो व्यक्ति ने अपने व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी प्राणी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उस समय से उसको रख दिया है कि उसका उस वस्तु, व्यक्ति का नाम यही होगा। तो वह कई समय तक रूढ़ होते हुए, यानी कई समय तक चलते आने के कारण उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसके दूध, रोटी, गाय, दीपक, पेड़, पत्थर, मेंढक, स्त्री। आज देखिए, इनको हम चाहे तत्सम तद्भव शब्दों में भी नहीं आते हैं। इनको जिस अर्थ में उस यानी प्राचीन समय में रखा गया होगा, उसी अर्थ में आज भी हम इसी अर्थ में उसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को उसी रूप में हम आज बोलते आ रहे हैं। तो वे कौन से हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द हो जाते हैं। आगे देखते हैं यौगिक। अब देखिए, यौगिक में योग शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है, योग। तो योग का मतलब होता है, ठीक है, यानी कोई दो शब्दों को जोड़कर बना हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो। और आखिर इसमें होता क्या होता है, उन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है। कि यानी कि पहली चीज क्या है कि यौगिक वे होंगे जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा, और दूसरा कि उन दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ भी होगा। यानी दो शब्द लिए हैं, उन दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं, और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उससे कुछ विशेष अर्थ भी हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, तो आगे इसमें करते हैं किंतु दोनों शब्द जुड़कर नए अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आल्य प्रति दिन विद्या सागर महा ऋषि। अब देखिए,
यहाँ पे यानी दो शब्द हैं। अब इन दोनों के सबके अर्थ निकल रहे हैं कि विद्या का मतलब होता है कि जो हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आल्य का मतलब होता है एक भवन होता है, घर होता है। तो ऐसे प्रति यानी कहा जाता है कि प्रति यानी एक के बाद एक, और दिन का मतलब होता है रोज रोज का। इसी तरह विद्या सागर, जैसे हमने यहाँ विद्या वापस से लिया था, विद्या सागर यानी विद्या वही हमारी शिक्षा हो जाती है। अब सागर महर्षि यानी, तो अब देखिए जैसे इन दोनों के शब्द मिलके जो शब्द बनते हैं विद्यालय, प्रतिदिन, विद्यासागर, और चौथा है महर्षि। यानी देखिए अब इनके दोनों सार्थक शब्दों को जोड़ा, यानी दोनों शब्दों के कुछ अर्थ निकल रहे थे, दोनों को जब हमने जोड़ा तो इन जो शब्द बना उसका भी अपना एक क्या निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है। इसका भी कुछ मतलब होता है, इसका भी नया अर्थ देने वाले शब्द हो जाते हैं। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए देखिए तीसरा जो इसका भेद है योग रूढ़ के बारे में। तीसरा जो भेद है वो देखिए रचना आधार पर तीन भेद माने गए। तो तीनों में देखिए पहला तो रूढ़ है, दूसरा यौगिक है। अब इन दोनों का जो मिला जुला रूप आता है वह कौन सा कहलाता है? वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे देखें वह यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। किंतु वह किसी अन्य अर्थ का ही बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले भेद में जो हमने देखा था कि यौगिक में दो शब्द सार्थक मिलकर बन रहे हैं और जो उसका नया अर्थ बन रहा था लगभग उसी का अर्थ भी उन्हीं के अनुरूप लिखा गया था। जैसे विद्या आल्य, तो विद्या का आल्य यानी उसका नया अर्थ जो बना था, जो नया शब्द बना था वह उससे अन्य नहीं था, यानी इसकी जो अर्थ की जो व्याख्या की जा रही थी वही समान आती है। लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी योग रूढ़ वे शब्द हो गए जो यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से बनता है। यानी इसमें भी दो शब्द होंगे, उनके मेल से एक नया शब्द बनेगा, लेकिन वे क्या करेगा, वह किसी अन्य अर्थ का ही बोध करवाते हैं। जैसे हम देखें पीतांबर, ठीक है, जिसमें हम देखें पीत यानी पीला, अंबर का मतलब हो गया आकाश। अब इसका मतलब क्या होता है? केवल श्री कृष्ण का बोध कराता है, वह श्री कृष्ण का बोध कराता है, क्योंकि उनके पीले वस्त्रों के कारण उनको पीतांबर भी कहा जाता था। इसी तरह हम देखें घनश्याम, रजनीचर, ये ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ से बने होते हैं दोनों अर्थों से, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जब इनको जोड़ा जाता है तब इसका एक विशिष्ट अर्थ हमारे सामने निकल कर आता है। अगले भेद में हम देखें प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसमें दो भेद किए गए हैं। दो भेदों में कौन सा है?
पहला लेते हैं विकारी और दूसरा आता है अविकारी। ठीक है, हमने ग्रामर टॉपिक की जब शुरुआत की थी तो उस समय हमने जो लिया था टॉपिक के विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में थोड़ा सा परिचय जाना था कि विकारी वह शब्द जिसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, जिसमें विकार आता है तो उन्हें विकार, जिसमें हमने जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में किया था। तो देखिए इसकी परिभाषा, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमने ये देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हमने तीनों टॉपिक किए थे। तो उसमें देखा था कि तीनों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे हमने संज्ञा में बात करी थी कि व्यक्तिवाचक को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, जातिवाचक को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, सर्वनाम शब्दों को विशेषण में बदलना है। तो इस तरह से क्या उनको तो बदला जा सकता है, इसलिए उनको विकारी शब्द कहा जाता है। आगे दूसरा देखें, अविकारी शब्द। तो इसी परिभाषा इसके अनुरूप है, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब देखिए, इन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है, इनमें अब कौन कौन से आते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, इसी तरह के इसमें उदाहरण लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारा जो लास्ट है इसका भेद, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब देखिए इसमें अर्थ के आधार पर देखिए चले जाइए। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो जैसे आता है इसमें दिन हो गया, धूप हो गया, लड़का हो गया, यानी इसलिए क्या बता रहा है? इसका एक ही अर्थ बता रहा है। एक ही क्या मतलब, वो क्या है? एक ही चीज़ है। दूसरा लेते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? इनके अर्थ
अनेक होते हैं। जैसे अज हो गया, अज क्या अर्ध अजर यानी बूढ़ा भी होता है, अज यानी जिस व्यक्ति का नाम था, ठीक है। उसी तरह का सारंग, सारंग एक धुन होती है, सारंगी जिसे कहा जाता है, सारंग एक पक्षी का नाम भी है, ठीक है। इसी तरह हम देखें तीसरे में पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। शब्द अर्थ होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है, ठीक है। जैसे हम अमृत की बात करते हैं, अमृत के जैसे नए नाम होते हैं, इसको पीयूष भी कहा जाता है, सुधा कहा जाता है, अमीय कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह आगे देखें चौथा जो इनमें लेते हैं हम विलोम शब्द, इसमें दिया जाता है यानी विपरीत अर्थ। जैसे दिन है तो दिन का रात, ठीक है। माता है तो उसका पिता, ठीक है। फिर देखते हैं युग्म शब्द। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें उच्चारण तो समान होता है, यानी शब्दों को बोलें तो दोनों शब्दों का उच्चारण समान होता है, लेकिन उनके अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एक आदि और एक आदि, तो दोनों ही शब्दों में हम देखें कि जैसे हम किसी वाक्य को पूरा करने के बाद जब हम आदि शब्द का प्रयोग यानी आगे एक्सेट्रा में लिया जाता है और भी आगे हो सकते हैं, इस आदि का मतलब हो जाता है किसी लत से लेकर के व्यक्ति को किसी की क्या है आदत हो चुकी है, लत हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। भिन्नार्थक शब्द, जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में जैसे इनको उच्चारण में थोड़ा सा समानता आती है, लेकिन दोनों के शब्द में देखिए बनावट अलग होती है, तो उनके अर्थ जो होते हैं अलग होते हैं। अस्त्र जो होता है कि मतलब जिसको वह हथियार जिसको हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र वह होता है जिसको हाथ में धारण करके युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें समूहवाची शब्द। जैसे गुच्छा है, तो गुच्छा क्या होता है कि जैसे अंगूरों का, चाबियों का गुच्छा, यानी अब इसके लिए कुछ प्राकृतिक कई सारी चाबियां एक ही छल्ले में बंधी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गुच्छा कहा जाता है। जैसे एक अंगूर के जो पेड़ पे जो अंगूर लगते हैं वो एक ही तरह के एक ही भाग में लगते हैं और कई सारे लगते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अंगूरों का गुच्छा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें धन्व्यार्थक। धन्व्यार्थक शब्द क्या होता है, अब ये चलते हैं ध्वनियों के आधार पर, ठीक है। जैसे जानवरों की आवाज़ में लें, कुत्ता क्या करता है, बोबो की आवाज़ करता है, ठीक है। भेड़ बकरियाँ जो होती है वो में की आवाज़ में होते हैं, ठीक है। तो ये रहे थे हमारे भेद, और इनके पत्तियों में, चिड़ियों पक्षियों में होता है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना होता है, ठीक है। और आगे हम देखें जैसे मेंढक टहराता है, तो ये देखिए गायें जो होती है, गाय वैसी है, रंभाती है, तो ये इनके आधार पर इनके भेद दिए गए थे। तो ये थे हमारे
शब्द विचार, जिनमें हमने इनके चारों तरीके से चारों भेदों के आधार पर हमने शब्दों को अलग अलग रूपों में बांटते हुए देखा है कि अर्थ के आधार पर भी है, प्रयोग कर भी आधार पर, रचना के आधार पर और उनकी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया था। आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।